नमस्ते बच्चों। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ में हुई। आप लोगों को याद होगा कि फ्रांस पर लुई 16वें का शासन था, जो एक निरंकुश शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई या हाथों में चली गई। अब प्रश्न ये है कि यह फ्रांसीसी नागरिक समूह कौन था जिसके हाथों में प्रभुसत्ता हस्तांतरित हुई। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट था कुलीन वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, मत देने का अधिकार प्राप्त था। ये कोई भी कर नहीं देते थे। पादरी वर्ग धार्मिक कर लगाता था, कुलीन वर्ग कर वसूल करने का कार्य करता था। तृतीय स्टेट था बड़े व्यवसायियों का, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ये कर भी देते थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों तरह के कर देते थे। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था इन्हें, और इन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रभुसत्ता इस तीसरे स्टेट के हाथ में हस्तांतरित हो गई। तो सत्ता हस्तांतरित होने के बाद एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बहुत से कदम उठाए। सबसे पहले तो इन्होंने नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना और एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा कराया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर इन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों की जगह फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। इस तरह से बहुत से सुधार इन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किए। अब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ये भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करवाए। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ फ्रांस में सीमित न रह करके सारे यूरोप में फैल गई। मतलब राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस ने पूरे यूरोप में फैला दी। तो फ्रांस यूरोप के लोगों को यूरोप में अन्य देशों को या राष्ट्रों को गठित होने में मदद देगा। तो जब फ्रांस में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनकी खबर पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची। तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के जो भी सदस्य थे जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लब होते थे जहां पर राजनीति से जुड़े हुए लोग जाकर वहां पर बैठ करके चर्चा करते थे और अपने वहां पर जाकर के जो भी उन्हें प्लान बनाना होता था, जो भी चर्चाएं करना होता था, जो भी अपने विचार रखने होते थे, वहां पर जाकर अपने अपने प्लान बनाते थे। तो इस तरह से उस समय जैकोबिन क्लबों की स्थापना होने लगी और उनकी गतिविधियां और जो वो जिस तरह की गतिविधियां कर रहे थे अपने अपने देशों के अंदर, राज्यों के अंदर, और जैसे अभियान चला रहे थे अपने निरंकुश शासकों से मुक्त होने के लिए, उन अभियानों ने फ्रेंच की सेनाओं के लिए रास्ता खोल दिया, रास्ता तैयार कर दिया। तो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े इलाके में फ्रेंच सेनाएं घुस गईं
और युद्ध शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी लेकर के जाने लगे। अब यहाँ पर आता है नेपोलियन। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। पहले साधारण वो सैनिक था, साधारण सैनिक से सेनापति बना, फिर इसके बाद उसने शासन भी किया। तो उसके नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ से उसने सुधारों की शुरुआत की, सुधार करने उसने शुरू किए। तो जो उसने सुधार करने शुरू किए, वो सुधार फ्रांस में शुरू किए जा चुके थे। तो नेपोलियन का आना एक तरह से फ्रांस में क्या हुआ कि उसने प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया और राजतंत्र को वापस ला दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन फ्रांस में आया कैसे। तो फ्रेंड्स, जो नेपोलियन का उदय हुआ वो डायरेक्टरी या जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उसके कुछ उदारवादी सुधारों के चलते नेपोलियन के उदय की परिस्थितियां बनी, जिसमें था समानता का भाव, सभी लोग समान हैं, स्वतंत्रता, सभी लोग स्वतंत्र हैं, एवं बंधुता, भाईचारे की भावना, और राजतंत्र का अंत और विशेषाधिकारों की समाप्ति। ये प्रमुख चीज़ें थी जिसने नेपोलियन के उदय में सहायता की, आगे बढ़ने में मदद की। और योग्यता पर बल, ऐसे सुधार थे जिसने नेपोलियन जैसे सामान्य व्यक्ति को आगे बढ़ने का मार्ग खोल दिया। तो डायरेक्टरी के शासन के दौरान जो अव्यवस्थाएं भी फैली हुई थी, उन्होंने भी फ्रांस में नेपोलियन को पैर जमाने का मौका दे दिया। तो नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र ला करके वहाँ के प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। तो पहले तो लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता देने वालों की तरह स्वागत किया, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा था। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, सेना में ज़बरदस्ती भर्ती, कर बढ़ गए थे। जब किसी भी सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है तो उसकी वहाँ पर मनमानी होने लग जाती है। जैसे भ्रष्टाचार बढ़ गए, कर बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप हो गई, सेना में ज़बरदस्ती भर्तियाँ शुरू हो गई। तो यहाँ पर लोगों को नुकसान की तरह नुकसान ज़्यादा नज़र आने लगा, फ़ायदा कम दिखाई देने लगा। इस तरह से क्या हुआ, वे फ्रांसीसी सेनाओं के विरुद्ध खड़े हो गए। जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और कई शहर, ब्रसेल्स, मिलान, वारसा आदि के लोग। अब आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अठारहवीं सदी में यूरोप राजशाहियों, डचियों और कैंटोनों में बटा हुआ था, जिस पर निरंकुश राजा राज्य करते थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अलग भाषाएं बोलते थे, उनकी अलग सामूहिक पहचान थी। सभी अपने को अलग अलग मानते थे, कोई किसी को अपने जैसा नहीं मानता था। अपनी संस्कृति, सभी अपनी अलग अलग संस्कृति मानते थे। जाति समूह भी सभी के अलग थे, लेकिन इन सभी को एक सूत्र में बांधने वाला एक ही व्यक्ति था जो इन सभी को एक सूत्र में बांधता था, और वह था राजा। इन सभी की निष्ठा सिर्फ एक राजा के प्रति ही होती थी,
और इसी राजा के प्रति सभी का सम्मान भी था। सभी अपने राजा को सम्मान देते थे। विभिन्न तरह की बोलियां बोलते थे। अब इसी में आता है कुलीन वर्ग और नया वर्ग, नया मध्य वर्ग। यूरोपीय महाद्वीप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग का था। उनको कुलीन वर्ग कहा जाता था, जो जमीन के मालिक थे। सामाजिक राजनीतिक रूप से सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। राजनीतिक कार्यों और उच्च वर्गों में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन ये लोग संख्या में कम थे। अधिकांश लोग किसान थे। पूर्वी और मध्य यूरोप की ज़मीनें जागीरों में बटी थीं, जिस पर भूदास काम करते थे। पश्चिम की भूमि पर छोटे काश्तकार और किराएदार काम करते थे। ज़मीन किराए पर दे दी जाती थी और उस पर लोग खेती करते थे, पैसे पर ज़मीन लेकर के। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक विकास होने के कारण शहरों का विकास हुआ। नए वाणिज्यिक वर्ग बने। वाणिज्य मतलब व्यापार। श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग जैसे सामाजिक समूह अस्तित्व में आए इन व्यापारिक वर्गों में कार्य करने के लिए। इस तरह से एक नए विशेष वर्ग का उदय हुआ, जो एक श्रमिक वर्ग था, जो व्यापारियों के साथ में कार्य करता था, जो फैक्ट्रियों में कार्य करता था। इसके बाद एक पॉइंट आता है, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। लिबरलिज्म, स्वतंत्र। मध्य वर्गों के लिए इसका मतलब था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी समानता। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सबकी सहमति से बनी हो। क्रांति के बाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। फ्रांस में उदारवाद प्रजातंत्र का पहला प्रयोग था। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है, वहाँ पर इतने क्रांतिकारियों और इतनी क्रांतियों के बाद भी जो मत देने का अधिकार था और जो चुने जाने का अधिकार था, वो केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। थोड़ी समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, वोट देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन नेपोलियन संहिता जब आई थी तो ये अधिकार पुनः सीमित हो गया था और अधिकार वापस ले लिया गया था। उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दे करके उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था।
1815 में वाटरलू युद्ध के में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवाद मतलब ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। वे चाहते थे कि जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं, जो संस्थाएं चल रही हैं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार, वैसे ही चलते रहने देना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। लेकिन वे क्रांति के पहले जैसी स्थिति में भी वापस नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन ने जो भी सुधार राजनीति में किए थे, उससे इन्हें ये पता तो चल गया था कि आधुनिकीकरण से राज्य को मजबूत बनाया जा सकता है, उसे ताकतवर किया जा सकता है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन यूरोपीय शक्तियों ने मिल करके नेपोलियन को हराया था। कब हराया था? 1815 में। तो वे एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए? वो वियना में समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए। इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। सबसे पहले इन्होंने क्या कार्य किया कि बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया, और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि फ्रांस की सीमा पर कई राज्य स्थापित कर दिए। राज्य क्यों स्थापित किए? ताकि फ्रांस के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो अपनी सीमाओं को भविष्य में फिर कभी भी बढ़ा ना सके। तो फ्रांस ने उन इलाकों पर अपना कब्जा खो दिया जिसे नेपोलियन ने अपने अधीन किया था। जैसे उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पोर्टमांट में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रेसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया। लेकिन जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे वैसा का वैसा रखा गया। प्रसा को सैक्सेनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। तो मुख्य उद्देश्य जो था वो प्रजातंत्रों की बहाली था, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। एक और जो लक्ष्य, इनका मुख्य लक्ष्य था, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। तो 1815 में जो स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे अपनी आलोचना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और कोई उनसे सहमत ना हो, उनकी हाँ में हाँ ना मिला आए, उनकी बात में असहमति दे दे, वो ये भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो उन्होंने ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को दबाना चाहा जो उनकी वैधता पर सवाल उठाती थी। तो उन्होंने सेंसरशिप नियम बना दिए, जिनका उद्देश्य क्या था? अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। यानी कि अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करना उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है। आप अपने विचारों को खुल करके प्रकट नहीं कर सकते हो। किन विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हो? जो सरकार के विरोध में है। तो एक तरफ रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक जो उदारवादी थे, राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था जो रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध, वो था प्रेस की आज़ादी। 1815 के बाद
दमन के भय से, दमन के डर से बहुत से उदारवादी राष्ट्र नेता भूमिगत हो गए, अर्थात छिप गए, और छिप कर के ही, भूमिगत होकर के ही उन्होंने अपने सारे कार्य करने शुरू कर दिए। जैसे विभिन्न राज्यों, यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना, तो बहुत से क्रांतिकारी संगठन गुप्त तरीके से उभरने लगे। तो उस समय गुप्त क्रांतिकारी होने का मतलब था राजतंत्र से विद्रोह करना, राजतंत्रीय व्यवस्थाओं के विरुद्ध खड़े होना, जो वीना कांग्रेस के पश्चात स्थापित की गई थी। इसके साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना भी एक क्रांतिकारी होने के लिए बहुत आवश्यक था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे इटली के क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सनी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वो कार्बोनरी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अब इसमें यह है कि कार्बोनरी है क्या? तो कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ होता है कोयला जलाने वाले। वास्तव में कार्बोनरी एक गोपनीय समिति का नाम था। मैटरनिख की दमनकारी नीति से असंतुष्ट होकर इटली के देशभक्तों ने अनेक गुप्त समितियों का स्थापना की थी, जिनमें कार्बोनरी नामक एक समिति सबसे अधिक संगठित तथा शक्तिशाली थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया को इटली के बाहर निकालना था। तो जूसेपी 24 वर्ष की अवस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत किया गया था। इसके बाद इनके द्वारा दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की गई। पहला था मार्सेई में यंग इटली की स्थापना इन्होंने की मार्सेई में, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य फ्रांस, पोलैंड, जर्मन और इटली राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सनी का ऐसा विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार बन सकता था। उसके मॉडल की देखा देखी फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बन गए। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सनी ने रूढ़वादियों को हरा दिया। मैटरनिख द्वारा उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा गया। 1830 से 1848 का जो समय है वो क्रांतिकारियों का युग माना जाता है, क्रांतियों का युग। जैसे जैसे रूढ़वादी व्यवस्थाएं अपनी ताकत और शक्तियां बढ़ाने लगी, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद और उदारवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के राज्य, पोलैंड और आयरलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें कौन था? स्कूली अध्यापक, प्रोफेसर, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग। जुलाई 1830 प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ। बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतियों ने हटा दिया। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। उसकी अध्यक्षता लुई फिलिप ने की थी।
मैटरनिक ने एक बार ये टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसी टिप्पणी मैटरनिक ने की थी। यूनान में के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कर दिया। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से 1821 में यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। तो कवियों और कलाकारों ने भी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए थे। 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि राष्ट्रवाद का जो विकास है वो केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ कि युद्ध लड़के और अपने राज्य को बढ़ा लेने से हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई, हम देशभक्त हो गए, हम राष्ट्रभक्त हो गए। ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में जो संस्कृति, अपने देश की लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोकगीत, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत आदि ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने में और उसको व्यक्त करने में सहयोग दिया। इसको रोमानी कल्पना का नाम दिया गया। तो ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने एक तरह की खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, जिसने विज्ञान की महिमा मंडन की आलोचना की। उसकी जगह उसने रहस्यवादी भावनाओं, अंतर्दृष्टि पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया गया, ज़बरदस्ती हटा दिया गया, जिसकी जगह रूसी भाषा को लाद दिया गया। तो 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे दबा दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बना लिया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिससे ये हुआ कि बहुत सी बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी रूसी भाषा का प्रचार करने से मना कर दिया और इसीलिए उन्हें सजा भी दी गई। तो पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक के रूप में जानी गई। इसके बाद आता है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह 1830 में। तो 1830 19वीं सदी का जो प्रथम भाग था, पूरे यूरोप में इस समय जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। तो जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो नौकरी भी चाहिए। नौकरी ढूंढने के लिए लोग शहरों की ओर जाएंगे। तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी उस हिसाब से रोजगार कम था। तो ग्रामीण क्षेत्र से जो ज़्यादा आबादी थी वो शहर की ओर जा रही थी, और जब शहर की ओर जाएगी गरीब बस्तियों रोजगार मिलेगा नहीं, तो लोग गरीब बस्तियों की ओर जाने लगे। तो नगर के जो लघु उत्पादक थे, इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने कपड़े
सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा हो रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हो चुका था 18वीं शताब्दी में। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर बहुत अच्छा था, महाद्वीप से बहुत ऊंचा था। महाद्वीप को यह स्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इसका उत्पादन, महाद्वीपों का उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, बहुत कम मशीनीकृत था। यूरोप का उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, जो कृषक वर्ग था अभी भी सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा हुआ था। जब फसल खराब होती थी, खाने पीने के चीज़ों के मूल्य बढ़ जाते थे, तो गरीबी और फैल जाती थी। सन 1848 में खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो ऐसे में लोग सड़कों पे उतर आए, पेरिस की सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का अधिकार प्रदान कर दिया। काम की गारंटी दी, काम के अधिकार की गारंटी दे दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। 1845 में सिलेंसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, लेकिन उनके दाम बहुत कम कर देते थे। पत्रकार विलियम वोल्फ ने उस समय एक गांव की घटना भी बयान की, जिस गांव में 18,000 आबादी थी। उसमें जो भी जिस तरह की भी घटनाएं घटी, उसने घटना बयान की है। अठारह सौ 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई। 1848 में जब बहुत से यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त होकर किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो उसी समय उसी के समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की भी एक क्रांति हो रही थी। 1848 में की घटनाओं में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जिसमें सभी पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे मतलब अभी वे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं हुए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, तो वहाँ के जो स्त्री पुरुष थे मध्य वर्ग के, उन्होंने भी संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। अब इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल हो गई, संगठन बनाने की आज़ादी और संसदीय सिद्धांत भी इसमें शामिल थे। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। इसमें एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। इसमें प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की गई, तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो निर्वाचित सभा का विरोधी था। तो अब क्या हुआ कि कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, तो जिससे ये
कारीगरों और मजदूरों का समर्थन भी खो बैठे। तो जिससे क्या हो रहा, विरोध बढ़ा, समर्थन खत्म हो गया, तो असंतोष फैल गया। तो सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। अभी भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद था। बहुत बड़ी संख्या में ये महिलाएं सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग ले रही थीं, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने में भी साथ दे रही थीं, कर भी रही थीं, संगठन स्थापित कर रही थीं, प्रदर्शनों में शिरकत कर रही थीं। इसके बावजूद असेंबली चुनाव के दौरान वो सिर्फ एक दर्शक की भांति दर्शक दीर्घा में खड़ी थीं। रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हो गईं, लेकिन पुरानी व्यवस्था को लागू नहीं कर पाईं, क्योंकि उनकी समझ में ये आ गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाहियों के उन परिवर्तनों का आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस तरह से हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के शासकों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश magyarों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ।